हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आप लोग इस सेशन में जुड़ जाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए हम लोग डेली 3 बजे जो है सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास करते हैं और यहाँ पर हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज ही हमारी 14th क्लास है, ठीक है। अगर आपने पिछली 13th क्लास को नहीं अटेंड किया है, जाकर अटेंड कर लीजिएगा। और मैं आपसे बोला था कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप अच्छे से इन सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं तो आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। इतने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा जो है स्कोर चला जाएगा सामान्य ज्ञान पोर्शन में, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, बिना किसी देरी के प्रयास करिएगा कि हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए आप लोग चलें, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। कहता है लिपुलेख दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, लिपुलेख दर्रा अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में स्थित है तो ये है आपका उत्तराखंड में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपसे पूछे कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तब आप कहेंगे सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। और पालघाट दर्रा कहाँ पर है, केरल में, ठीक है। ज़्यादातर पेपर में जो पूछता है लिपुलेख दर्रे के बारे में पूछता है और आपका जो है नाथुला दर्रे के बारे में पूछता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है। जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा। चलिए, सुलह कुल उत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, आगरा में जो है सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दे दीजिएगा आप लोग। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों याद रखिएगा, उपगुप्त से प्रभावित होकर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म जो है किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर अपनाया था, तो उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। मौलिक कर्तव्य किस भाग से संबंधित है, बताइएगा। भाग 4 क, भाग 3, भाग 2, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर। चलिए, वैसे तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि चुन चुनकर यहाँ पर क्वेश्चन को कंसाइज किया गया है। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग में वर्णित है, तो ध्यान रखिएगा भाग 4 क में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। मौलिक अधिकार कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। अच्छा, संविधान में कुल कितने भाग हैं, अगर भाग की बात करी जाए तो अब देखा जाए तो 25 भाग हैं। पहले जो है आपका 22 भाग था, ठीक है। अच्छा, अगर अनुसूचियों की बात करें, अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तब आप कहेंगे 8 अनुसूचियाँ। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तब आप कहेंगे कितनी, 12 अनुसूचियाँ हैं। अच्छा, अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है 448 अनुच्छेद हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला प्रश्न देखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछता है कि कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिएगा, 8 मार्च को, 8 अगस्त को, सितंबर को, 9 नवंबर को, बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं। बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों याद रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप लोग सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं, विश्वास मानिए सामान्य ज्ञान में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। 11:30 बजे जो है करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको आप लोग जरूर अटेंड करें। और शाम को यानी रात को जो है 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास होती है। इसमें जो है आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइव आकर और जवाब दे सकते हैं हर एक प्रश्न का, और बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जुड़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो है कौन थी। चलिएगा,
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजनी नायडू, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, बताएं। लोहा, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 7 पेपर में पूछा जा चुका है, जवाब दीजिएगा। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, अगर देखेंगे जो ब्लड में पाया जाने वाला तत्व वो है आपका लौह भी पाया जाता है, ठीक है, आयरन, और आपका तांबा भी पाया जाता है, उसके बाद मैग्नीशियम भी, लेकिन क्रोमियम जो है नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, एक सेकंड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? दूध, आंवला, संतरा, आलू। चलिएगा, जवाब दे सकते हैं आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत जो है कौन सा है, बताइएगा। जवाब दे सकते हैं आप लोग। चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, फास्फोरस खनिज जो है हमारे शरीर की अस्थियों के निर्माण हेतु जो है बहुत अनिवार्य खनिज होता है, ठीक है, फास्फोरस। अच्छा, किस में पाया जाता है? यानी दूध की जितनी वस्तुएं होती हैं उनमें पाया जाता है, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूध से बने हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें आपका पाया जाता है फास्फोरस, ठीक है। और यदि हम बात करें तो आपका ये मांस में भी पाया जाता है, सेम में भी पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाएं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक कृष्ण देव राय। चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव बर्मन के द्वारा जो है बनवाया गया था। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है? पुरी में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पुरी कहाँ है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। बेहद इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएं। राजतरंगिणी पुस्तक के राइटर कौन है? कल्हड़, हर्ष, जयचंद्र, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें। राजतरंगिणी दोस्तों ये जो है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, राजतरंगिणी में जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, बताएं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग बताएं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग जरूर कवर करें, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं। देखिएगा, संविधान के भाग 4 में, याद रखें, संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, भाग 3 की यदि बात करें तो भाग 3 में दोस्तों याद रखिएगा, भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अच्छा, भाग 1 की यदि हम बात करें, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और भाग 2 की बात करें तो इसमें जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, हैजा किस रोगाणु की खोज हैजा रोगाणु की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, बताएं। हैजा रोगाणु की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, बता सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का। चलिएगा, सभी लोग जवाब दे दें। दोस्तों याद रखें, हैजा रोगाणु की खोज जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा करी गई। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिएगा, अच्छा, ये जो है हैजा कैसे फैलता है मनुष्य में? तो ये जो है दूषित भोजन या पानी ग्रहण करने से, यानी दूषित भोजन और दूषित पानी ग्रहण करने से जो है हैजा नामक रोगाणु जो है फैलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सरदार सरोवर बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर निर्मित है, बता सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा जो है तीसरे नंबर पर आने वाला बांध है। ठीक है, यह बांध जो है भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जोजिला दर्रा पूछता है कि किसको जोड़ता है, बताएं। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जवाब दे सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, एक बार लाइक कर दें और सेशन को एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और आज ही हमारी 14th क्लास है। अगर आपने पिछली 13 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है ज़रूर अटेंड करें। अगर आप लोग बढ़िया से इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं सामान्य ज्ञान की, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कोई भी समस्या नहीं होगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है, बताएं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर, चलिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, मुल्क राज आनंद। जवाब दे सकते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर जो है कौन है? दोस्तों याद रखें, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं अरविंद घोष हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया, बताएं। राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया था? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 12 अगस्त 1947, 12 जुलाई 1947। स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर, बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। चलिएगा अगला प्रश्न देखें। इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। बता सकते हैं करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंधु नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक संस्था थी, बताएं। भारत की जो है कौन गैर संवैधानिक संस्था थी? वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग, चुनाव आयोग। चलिएगा, जवाब दे सकते हैं। एक बार सोचिए, इस प्रश्न को विचार करिए और जवाब देने का प्रयास करें। कौन सी जो है भारत की एक गैर संवैधानिक संस्था थी? राज्य मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से कौन जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है, बताएं। उड़ीसा की जो है पारंपरिक चित्रकारी कौन सी है, बताएं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर जो है देखा जाए तो पट्टचित्र जो है, पट्टचित्र शैली उड़ीसा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। कौन सा? पट्टचित्र। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर है। इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा, बताएं। मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। जवाब दे सकते हैं आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, बताइएगा, इनमें से जो है आरबीआई का गवर्नर कौन नहीं रहा है? सुनील अरोड़ा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से कौन सी बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है, बताएं। बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक कौन सी है? स्टार लगाएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टिकोण से। कादम्बरी, मृच्छकटिका, मेघदूत, गीत गोविंद। बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 का आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, जवाब देने का आप लोग प्रयास करें। दोस्तों याद रखिएगा, कादम्बरी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? कादम्बरी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट है। और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं, बताएं। पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं?
दोस्तों याद रखिएगा, पारसी नववर्ष को जो है नवरोज के नाम से जानते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वार एंड पीस पुस्तक के राइटर कौन है बताएं। वार एंड पीस के राइटर का नाम यहाँ पर पूछता है युद्ध और शांति, ठीक है, युद्ध और शांति कह सकते हैं, या वार एंड पीस पुस्तक के राइटर कौन है बता सकते हैं आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, ठीक है, और ये एक रूसी लेखक है। याद रखिएगा, ये रूस के लेखक हैं कौन, लियो टॉल्स्टॉय। इनके द्वारा एक लिखा गया उपन्यास है वार एंड पीस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है बताएं। बंगाल का विभाजन, डूरंड आयोग की स्थापना, भूटान युद्ध, बजट प्रणाली को लागू करना। लॉर्ड कर्जन से संबंधित जो है कौन सी घटना यहाँ पर पूछता है आपसे बताएं। बता सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के समय तत्कालीन जो आप कह सकते हैं कि वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बंगाल का विभाजन यदि आपसे पूछे, ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है बताएं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर जो स्थित बांध है वो है सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं बता सकते हैं। एक बार फिर से मैं भी आपको रिपीट करवा देता हूं, ठीक है, रिवीजन आपका हो जाएगा कि अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग ये सारे कितने हैं, ठीक है। आइए, तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करें, मूल संविधान में दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में जो है कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तब आप कहेंगे 22 भाग थे, ठीक है। एक सेकंड, हाँ चलिए, एक सेकंड, हाँ चलिएगा। अगर आपसे पूछे भाग कितने थे मूल संविधान में, तब आप कहेंगे 22। अगर आपसे पूछे वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं, तब आप कहेंगे कितने भाग हैं, कहेंगे 25 भाग, ठीक है। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, अनुच्छेद, तब आप कहेंगे कितने, 395। वर्तमान समय में कितने हैं, 448। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर पूछता है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनगणना कितना है बताएं। जनगणना घनत्व जो है कितना है, क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना का घनत्व जो है कितना है बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में जो है भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, जवाब दे सकते हैं। चलिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के लिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछता है कि इसकी खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी। जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा करी गई थी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, एक बार शेयर कर दें और बेहतरीन तरीके से आप लोग इस क्लास में जुड़े रहें। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग डेली 3 बजे डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। 8:30 बजे हिंदी की लाइव क्लास में आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत मज़ा आता है उस क्लास में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें जुड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास होती है। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है बताएं। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है, काला, लाल, नीला, हरा बता सकते हैं। 29 का जवाब दे दीजिएगा आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, किस रंग से रंगा जाता है, याद रखिएगा काले रंग से जो है रंगा जाता है, ठीक है। क्योंकि एब्जॉर्प्शन की यहाँ पर जो है, जैसे जो ब्लैक कलर होता है वो जो है ज़्यादा कह सकते हैं आप, क्या हिंदी में क्या कहेंगे, जैसे एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा रहती है, ठीक है, प्रकाश की, इसलिए जो है आपका काला रंग किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलिएगा, हाँ, अवशोषण जिसे कहते हैं या अवशोषित कह सकते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, बताएं। गुलाम, चेर साम्राज्य और नंदवंश, शुंग वंश। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी गई थी। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, गुलाम वंश, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया, बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया, जवाब दे सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, लास्ट में आप लोग बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिए, अगर आपने 25 से 30 प्रश्नों को सही किया है, ठीक है, तो आप लोग ठीक ठाक चल रहे हैं अभी तैयारी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, सिख के 5वें गुरु कौन थे, बताएं। गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, इनमें से कोई नहीं, बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिएगा, सिखों के 5वें गुरु का क्या नाम था। दोस्तों याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिखों के 5वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन जो है सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, बताएं। किसके द्वारा सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों अगर देखा जाए, मोरारजी देसाई के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितनी बार, लगभग 10 बार जो है प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस राज्य में दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, बताएं। दलदली मृदा जो है इनमें से नहीं पाई जाती, आप लोग बता सकते हैं किस राज्य में। चलिएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में जो है दलदली मृदा जो है मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं इस क्वेश्चन पर। चौरी चौरा घटना जो है कब घटित हुई थी, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। चलिएगा, जवाब देने का आप लोग प्रयास करें। चलिएगा, दोस्तों याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान, अच्छा असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 तक चला, के दौरान जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 में, कब, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा नामक घटना हुई थी। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और गांधी जी ने जो है इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन जो है अगर आपसे पूछे किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और चौरी चौरा घटना जो है कब घटित हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, बताएं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू हुआ। चलिएगा, दोस्तों 1 अप्रैल 1995 को, ठीक है, वो 1 अप्रैल 1995 को जो है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है, स्टार लगाएं। ये एक आत्मकथा है, किसकी है आप लोग बताइएगा। चलिए, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, जवाब दे सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिएगा, याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं, बताएं। दल बदल, अलगाव, गठबंधन, इनमें से कोई नहीं। इसको दल बदल आप लोग कर लीजिएगा, दाल बादल लिखा है लेकिन दल बदल कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है।
एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? दल बदल कहेंगे। ठीक है, दल बदल कहेंगे। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? बताइएगा। अच्छा, प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जो है जोड़े गए थे? मैं आपको हिंट दे देता हूं। प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अच्छा वो वे शब्द जो है कौन कौन से थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जिसे हम उद्देशिका कह सकते हैं या प्रस्तावना कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, उद्देशिका या प्रस्तावना बात एक ही है। तो यहाँ पर प्रश्न करता है, इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द जो है हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? तो भाईचारा या बंधुत्व कह सकते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? बताएं। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग जवाब दे दीजिएगा। चलिए, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी होनी चाहिए? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग जवाब दे दीजिए। भाई सेशन को आप लोग लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें, सभी लोग शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिएगा जवाब करें। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है क्या होनी चाहिए? याद रखें दोस्तों, 25 वर्ष ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, गोबर गैस, कोयला। क्वेश्चन नंबर 41 जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? बताएं दोस्तों। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा? गोबर गैस। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बायोगैस का जो फेमस नाम है आपका गोबर गैस। अगला प्रश्न देखिएगा। भूदान आंदोलन जो है कब शुरू किया गया? बता सकते हैं किसके द्वारा जो है शुरू किया गया? यहाँ पर प्रश्न करता है कि भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? जवाब दे सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिएगा याद रखिएगा, 1951 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है पूछा भी जा चुका है पेपर में। आइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? बताएं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? अच्छा, इस क्लास का रिव्यू आप लोग जरूर बताइएगा, ये क्लास आपको कैसी लगती है। देखिएगा, जितनी लाइक की संख्या होगी उसी हिसाब से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, यदि आप लोग क्लास में बने रहते हैं और लाइक रहता है तभी ये क्लास आपको कंटिन्यू प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं अगर कम लोग देखें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोग जीके जीएस की इन क्लासेस को अटेंड करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। गेटवे ऑफ इंडिया, चलिएगा ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? जवाब दें। खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष से शुरू हुआ? जवाब दे सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1920। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में जो है शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो भारतीय गणतज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा 1975 में प्रक्षेपित किया गया? रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। बताएं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। दोस्तों याद रखिएगा, आर्यभट्ट यानी ऑप्शन नंबर सेकंड वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? जवाब दें। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष जो है कौन था 1930 में? चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आता है।
तो मोहम्मद इकबाल, याद रखेंगे, मोहम्मद इकबाल जो है 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व ब्रेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? स्टार लगाएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस के बारे में पूछता है। 4 जनवरी, 5 फरवरी, 4 फरवरी। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। विश्व ब्रेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, याद रखिएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? चलिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और क्वेश्चन नंबर 50 का सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। आप लोगों को पता है डेली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 50, और इसका जवाब जो लोग करते हैं उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाता है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, और उम्मीद यही करूंगा सब लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। वैसे बहुत कम लोग जो है जो पूरी लास्ट तक क्लास देखते हैं। देखिएगा, आप लोग यदि लास्ट तक क्लास देखेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो बाद में आप लोग यही कहेंगे। कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बाद में कहते हैं सर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन नहीं फंसा एग्जाम में। अगर आप लोग मेहनत के साथ पूरी चीज़ों को अटेंड कर रहे हैं, पूरी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं, दावा करता हूं कि आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाता है, एक एक क्वेश्चन को कंसाइज किया जाता है, ढूंढा जाता है, देखा जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग, तभी जो है कंसाइज करके आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है एक लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए क्लास में, और रात में 8:30 बजे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।